गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने पार्ट नंबर 10 पढ़ा था उसमें हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में यानी केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण जो है वो हमको यूँ तो हमने पढ़ी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। अब रासायनिक समीकरण की हेल्प से यानी केमिकल इक्वेशन जो होती है उसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, यानी वो कैलकुलेशन में हमको किस तरह से हेल्प करती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में यानी रस समीकरण के बारे में। क्या होती है, हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण क्रियाकारक तथा उत्पादों का परिणात्मक संबंध ज्ञान कराते हैं। यानी क्या होता है, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करना होता है तो हमने देखा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होता है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट चाहिए होता है, क्रियाफल यानी उत्पाद के बारे में पता होता है। तो रासायनिक समीकरण हम यानी केमिकल इक्वेशन हमको क्या हेल्प करती है कि किसी समीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसके रिएक्टेंट यानी उसके अभिकारक तथा उसका प्रोडक्ट या उत्पाद के बारे में पता कर पाते हैं। इसके द्वारा अनेक लाभदायक गणनाएं भी कर पाना संभव है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। किस बेस पर, रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकारक तथा उत्पाद के परिणात्मक संबंधों के आधार पर गणनाएं रस समीकरण कहलाती है। यानी कि क्या होता है, अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे यानी कि हम कोई कैलकुलेशन किस पे बेसिस पर कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन के बेसिस पर, किसकी, केमिकल इक्वेशन के बेसिस पर, तो वो क्या कहलाती है, रस समीकरण, जैसे इंग्लिश में स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अ नंबर ऑफ यूजफुल कैलकुलेशन आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ देम। द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द quantity relations between the reactant and the product taking part in the chemical reaction is called stoichiometry। यानी कि वो ये जो कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के बेसिस पर और रिएक्टेंट के बेसिस पर जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं यानी अभिकारक तथा उत्पाद के आधार पर जो किसी रासायनिक अभिक्रिया हम भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाता है, स्टोइकोमेट्री या रस समीकरण कहलाता है। अब ये किस तरह से हेल्प करता है हमको, तो स्टोइकोमेट्री जो होता है वो क्या आता है, ग्रीक वर्ड है जिसका यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि किससे मिलकर बना हुआ है, स्टाइको, जिसका मीनिंग होता है एलिमेंट, और मेट्रोन यानी मेजर यानी एलिमेंट्स का मेजर। इसका पूरा मतलब ये होता है। अब इसके बेसिस पर हम कौन कौन सी गणनाएं कर सकते हैं, उपयुक्त गणनाओं के द्वारा हम निम्न प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कौन कौन से, द्रव्यमान संबंधों पर आधारित, यानी किसी का भी मास में क्या रिलेशन होगा उसके के बेसिस पर यानी उसकी गणनाएं हम कर पाएंगे, यानी उसका रिलेशन देख पाएंगे। द्रव्यमान आयतन यानी जो मास रहेगा, और वॉल्यूम उसका रिलेशन, आयतन यानी वॉल्यूम का रिलेशन क्या रहेगा, और विलीनों के आयतन तथा द्रव्यमान आदि संबंधों पर आधारित यानी बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, सॉल्यूशन एंड मास रिलेशन। तो ये जो स्टोइकोमेट्री है यानी जो रस समीकरण है ये हमको इन सारे चीज़ों में हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती है वो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दिया हुआ है इसके लिए क्या क्या स्टेप्स करनी होती है। सबसे पहला दिया हुआ है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यानी कि 10 समीकरण यानी स्टोइकोमेट्री के हेल्प से हमको कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले फॉलोइंग स्टेप्स करनी होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी हमको सबसे पहले क्या करनी होगी, एक केमिकल रिएक्शन जो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो उसको लेना होगा। उसके बाद दे रखा है चूज द सिंबल एंड द फॉर्मूला ऑफ द गिवन सब्सटेंस एंड सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड, यानी कि दिए गए तथा ये ज्ञात करने वाले पदार्थों के संकेत तथा सूत्र आदि का चयन कीजिए। यानी कि वही हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तो हमको पता होगा कि हम केमिकल रिएक्शन किस पे बेसिस पे करते हैं, सिंबल के बेसिस पर लिखते हैं, तो उस तरह से लिख देना है। देन राइट द वॉल्यूम, मास, एटॉमिक मास एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिलेटेड सिंबल और फॉर्मूला, यानी कि जितने भी हम जो भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं उसमें जितने भी सब्सटेंस ले रहे हैं या जितने भी पदार्थ ले रहे हैं, तत्व ले रहे हैं, वो अणु के फॉर्म में हो यानी कि क्या हो, मॉलिक्यूल हो या फिर एटम हो यानी परमाणु के फॉर्म में हो, तो उनका क्या लिखना है हमको, उसके बेसिस पर इनका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान, इनका खुद का क्या वॉल्यूम है यानी खुद का आयतन क्या है, इनका खुद का मास क्या है, ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। उसके बाद कैलकुलेट द आंसर यूजिंग अबाउट डाटा, और जिस चीज़ का हमको डाटा बताने के कि किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है या किसी चीज़ का द्रव्यमान निकालना, तो वो हम इसके बेसिस पर निकाल सकते हैं। किस तरह से, सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं,
मास मास रिलेटेड कैलकुलेशन, यानी द्रव्यमान द्रव्यमान संबंधी गणनाएं। अब वो किस बेसिस पे करती है, यानी द्रव्यमान द्रव्यमान संबंधी गणना, यानी कि एक द्रव्यमान की हेल्प से हम दूसरे द्रव्यमान को कैलकुलेट करेंगे। ये होती है द्रव्यमान द्रव्यमान संबंधी गणना, यानी मास मास रिलेटेड कैलकुलेशन। इसके लिए क्या करना होगा, हमको एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। ऑन हीटिंग 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड, राइट द इक्वेशन ऑल्सो। अब हमको क्या दिया, हमको ये बोला हुआ है कि 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट में कितने ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको सबसे पहला क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि हमको इक्वेशंस भी लिखनी है, और हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मास वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिख लें। क्या बोला है हमको, पोटेशियम नाइट्रेट बोला है, हमने पोटेशियम नाइट्रेट लिख दिया। क्या कर रहे हैं, उसको ओनली हीट कर रहे हैं। हीट करने पर क्या बना रहा है, ये हमको नहीं बताया कि क्या बना रहा है, हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये पता करना है। तो हमको पता है कि पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर ये क्या देगा, पोटेशियम नाइट्रेट देता है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि जो पोटेशियम नाइट्रेट हमको पहले दिया था, पोटेशियम नाइट्रेट जो दिया था हमको, उसका खुद का क्या था, मास कितना था, यानी उसका द्रव्यमान कितना था। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। जो पोटेशियम था उसका 39, जो नाइट्रोजन होता है उसका 14, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका कितना होता है, 16 होता है। और जबकि 3 ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा, 16 × 3 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो KMnO3 हमको दिया हुआ है, KNO3, इसका जो टोटल मास है यानी टोटल द्रव्यमान है वो कितना आ जाएगा, 202 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। तो अबोव द इक्वेशन, अभी इस इक्वेशन में क्या देखना है हमको, क्या दिया हुआ है हमको, 202 ग्राम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका भार कितना है हमारा, जो हमने वो इसका मास देखा वो कितना आया हमारे पास, 202 ग्राम, है ना। और उसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, हमको ऑक्सीजन के बारे में कैलकुलेशन करना है। तो ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है, 32। इसमें टोटल जो हमारा KNO3 था उसमें ऑक्सीजन कितना है, O2 निकला हुआ है, यानी कि 32 ग्राम क्या है उसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 202 ग्राम जो पोटेशियम नाइट्रेट था उसमें ओनली 32 ग्राम ही क्या है, ऑक्सीजन है। तो 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट होगा तो कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट होगा तो उसमें कितने ग्राम क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, इसको कैलकुलेट करना है। तो एक तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 32 × 5/202। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 202 ग्राम जो हमको दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट उसमें कितनी है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, और हमको कितने में निकालनी है, 5 ग्राम में। तो 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट में कितनी होगी, तो 32 × 5/202 आ जाएगी, यानी 32 ग्राम जो थी वो 202 में थी, तो 5 ग्राम में कितनी होगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी हमारे पास 0.792, ठीक है। यानी कि 32 जो ग्राम थी वो तो 202 ग्राम में थी, बट जो 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट होगा तो उसमें कितनी होगी, 0.792 ऑक्सीजन होगी। तो इसके बेसिस पे हमने इस तरह से मास की हेल्प से मास का कैलकुलेशन कर लिया, है ना। ये द्रव्यमान की सहायता से द्रव्यमान का गणना कर ली। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान रिलेटेड कैलकुलेशन हो गई। देन हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो दिया हुआ हमको मास वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन है, द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना है। अब द्रव्यमान तो मुझे पता है कि द्रव्यमान क्या होता है, हमने देख लिया। अब आयतन क्या होता है, तो इसमें आयतन किसको कंसिडर करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक गैस के 1 ग्राम अणु द्रव्यमान का NTP पर आयतन 22.4 मिलीलीटर होता है। तो हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा आयतन होता है 1 ग्राम जो होती है हमारी गैसेस जो होती है, ग्राम अणु द्रव्यमान जो होता है उनका, उसमें कितने मोल होते हैं, मतलब जो 1 मोल ऑक्सीजन होती है यानी 1 मोल कोई भी गैस होती है तो उसमें कितने लीटर क्या होता है, वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। उसका आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो मास वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन किस तरह से होती है, जैसे हम क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को NTP पर गर्म करने पर कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी।
तो यहाँ क्या करना है हमको, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दें तो CO प्लस CO2 बन गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है वो किसके फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। तो उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले कितना कैल्शियम कार्बोनेट दिया हमको, 100 ग्राम दे रखा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना मानेंगे हम, 22.4 लीटर मानेंगे 10 TP, है ना, कितना मानेंगे 22.4 लीटर। तो यानी हमको देखना है कि 100 ग्राम में जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रही, 22.4 लीटर रही, ठीक है। तो हमको कितना बोला है, 10 ग्राम में कितनी रहेगी, तो वही हो जाएगा 22.4 अबाव में 100 इंटू में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 22.4 जो है वो 100 ग्राम में थी, हमको 10 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है। तो कितना आ जाएगा 2.24 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी कितने में, यानी हम कह सकते हैं कि 10 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, 2.24 होती है, ठीक है। तो ये हो गई द्रव्यमान आयतन संबंधी यानी मास वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन। उसके बाद दिया हुआ है वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन, ठीक है, यानी वॉल्यूम की हेल्प से वॉल्यूम का ही कैलकुलेशन करना, वो वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन। यानी यहाँ हमको दिया हुआ है एक एग्जांपल कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड STP फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 400 मिलीलीटर ऑफ मेथेन, यानी 400 मिलीलीटर मेथेन का पूर्ण दहन करने के लिए STP पर ऑक्सीजन के आवश्यक आयतन की गणना करनी है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेथेन के पूर्ण दहन, तो मेथेन को किसके प्रेजेंस में दहन कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की। तो हमने सबसे पहले क्या लिख ली, इसकी केमिकल इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब क्या और बोला करेंगे हम यहाँ पे, हमको पता है कि 1 मिलीलीटर मीथेन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए, यानी 1 मिलीलीटर जो हमको मीथेन है उसको दहन करने के लिए हमको कितने मिलीलीटर की मात्रा चाहिए, ऑक्सीजन की 2 मिलीलीटर की चाहिए, ठीक है। तो हमको कितने बोला है कि 400 मिलीलीटर अगर हमको करना है, तो हमको कितना 400 मिलीलीटर अगर करना है, ठीक है, तो उसके लिए कितनी चाहिएगी, हम क्या करेंगे 400 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 1 मिलीलीटर है तो हमको 2 मिलीलीटर चाहिए होती है। अब 400 मिलीलीटर है तो हमको कितनी 800 मिलीलीटर चाहिएगी क्या, ऑक्सीजन, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट करना है वो क्या करना है हमको, अब जो नेक्स्ट दी हुई है हमको वो दी हुई है विलयन के आयतनों तथा द्रव्यमान आदि से संबंधित करना है, यानी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मास। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे हमको क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके आयतनों तथा द्रव्यमान की गणना, यानी विलयन के आयतनों तथा द्रव्यमान की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इस प्रकार की गणना आयतनिक विश्लेषण के आधार पर की जाती है, यानी इस प्रकार की कैलकुलेशन किस पे होती है, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन होती है, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे बेसिस पर होती है। वॉल्यूम इज also measured in such type of analysis a chemical reaction plays between two solution or one solution and one solid substance or one solution or one gaseous substance। यानी इस प्रकार की गणनाएं किस किस में हो सकती है, जिसमें एक विलयन क्या हो, ठोस हो, और दूसरा विलयन हो, यानी या फिर दोनों विलयन हो, या फिर एक विलयन और एक गैस हो। यानी इस प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशन के पर ये क्या कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। आयतन मापन को अनुमापन कहते हैं। ये जो आयतन हम कैलकुलेट करेंगे इसको क्या कहते हैं, जो विलयन में आयतन हमको कैलकुलेट करना होता है उसको क्या कहते हैं, अनुमापन कहते हैं। यानी क्या कहलाता है, टाइट्रेशन कहलाता है ना। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, टाइट्रेशन कहते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। यह आयतन क्रिया करके विलयनों का होता है। तो ये क्या होता है, ये आयतन क्रिया करने वाले विलयनों का होता है। यानी हम दो सॉल्यूशन को आपस में मिला रहे हैं तो उनमें क्या हम किसका आयतन कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे। अगर जैसे हम मान लें कि हमने दो विलयन सॉल्यूशन आपस में मिलाए हैं, एक में क्या है जल और दूसरा में अल्कोहल है, तो हम जो गणना करेंगे वो इन्हीं दोनों का आयतन होगा, है ना। इन्हीं दोनों में से किसी एक का आयतन हो सकता है जिसकी हम गणना करेंगे। किसी विलयन का, एक विलयन का निश्चित आयतन किसी ठोस को दी गई मात्रा या किसी गैस के निश्चित आयतन से क्रिया करने वाले विलयन के आयतन को ज्ञात करना ही अनुमापन कहलाता है। यानी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द अबव ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिएक्टिंग विथ अनदर नॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन और गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस और गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड टाइट्रेशन। यानी टाइट्रेशन क्या कहलाता है, किसी निश्चित जो विलयन है उसमें क्या हम देख रहे हैं, या तो ठोस की मात्रा देख रहे हैं, या फिर किसी द्रव यानी किसी विलयन की मात्रा देख रहे हैं, या फिर किसी गैस की मात्रा देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा,
टाइट्रेशन यानी अनुमापन कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार की गणनाओं के लिए विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विभिन्न तरीकों की जानकारी आवश्यक है। अब इस प्रकार की कैलकुलेशन में क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका कंसंट्रेशन हमको क्या दिखाना होता है, अलग अलग टाइप्स में शो करना होता है। तो उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो किस किस टाइप्स में होती है, तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन दे रखी है वो दे रखी है विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विभिन्न मात्रक, तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की कौन कौन सी डिफरेंट यूनिट होती है, किसी विलयन का सांद्रण विलय की वह मात्रा होती है जो विलयन की किसी विशेष मात्रा में उपस्थित हो, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज एन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको 3 वर्ड देखने को मिले, एक दिखा सॉल्यूशन, दूसरा है क्या दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्वेंट, और थर्ड बोला है क्या बोला है यहाँ पे सॉल्यूट। ठीक है, यानी हिंदी में हम इसको देखें तो ये विलयन जिसे सॉल्यूशन उसे कहते हैं, विलयन जो सॉल्वेंट होता है वो हिंदी में कहलाता है विलायक, और जो सॉल्यूट होता है वो भी हिंदी में कहलाता है विलय। ठीक है, यानी इस केस में जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जब हम किसी 2 पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आपस में मिला रहे हैं, तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसमें जो सॉल्वेंट रहेगा उसकी हमेशा जो रहेगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो हमेशा किस जैसी रहेगी, सॉल्यूशन की जैसी ही रहेगी, और जो सॉल्यूट रहेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन जैसी भी हो सकती है और सॉल्यूशन से अलग भी हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, जैसे हम बात करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नमक और शक्कर को घोल रहे हैं, और हमने क्या बनाया, शक्कर का पानी बना रहे हैं हम नमक और पानी को घोल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, नमक का घोल बना रहे हैं, है ना, यानी सॉल्ट को हम वाटर में क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी सॉल्ट और वाटर को डिज़ोल्व करके हम क्या कर रहे हैं, नमक का घोल यानी सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया है हमने। तो इस केस में क्या है, जो वाटर है वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो सॉल्ट होगा वो कम होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारा वाटर है वो एक तरह से किसका एग्जाम्पल है, हमारा विलायक का, यानी सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और नमक जो है हमारा वो क्या है, घुलेगा किसमें, इसमें जाके, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विलय, यानी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस किस से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बनता है। जो सॉल्यूट रहता है उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या हो सकती है, सॉल्यूशन से अलग हो सकती है, पर जो सॉल्वेंट होता है उसकी फिजिकल स्टेट हमेशा क्या होती है, सॉल्यूशन की जैसी होती है। तो इतना हमने पढ़ लिया कि हमें क्या है, सॉल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब जो सॉल्यूशन है उसको हम डिटेल में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।